आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है द टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स आर। ए ऑप्शन है CHO और एसिड, बी ऑप्शन है कार्बोनिल और OH, सी ऑप्शन है OH एल्डिहाइड और डी ऑप्शन है OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए सोचते हैं। द टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स आर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर। तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है कोई ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या देना है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसी तरह के कंपाउंड्स को बोलना क्या है? सुगर्स या कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से देखना और समझना। अगर बोल रहा है एल्डिहाइड लेकिन साथ में बोल रहा है एसिड, ठीक है, इसमें एसिड है नहीं। दूसरा बोल रहा है CO और साथ में OH, यही सही है। क्यों? क्योंकि जब CO बोल दिया तो CO मतलब एल्डिहाइड भी आ गया और CO मतलब कीटोन भी आ गया। तो CO का एग्जांपल लेके चले तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, आपका ग्लूकोज, मैनोज, ये सब किसके एग्जांपल हैं? एल्डिहाइड के हैं। तो एल्डो चूंकि 6 कार्बन होगा अगर उसमें, तो एल्डो हेक्सो शुगर। जैसे ग्लूकोज, यहां हमने ले लिया CHO 1 2 3 4, यहां दे दिया CH2OH, OH OH H OH H OH H और ये H। तो कहानी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, इसको बोलते हैं एल्डोज शुगर है। लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज का एक स्ट्रक्चर बना दूं तो ये हो जाएगा आपका CH2OH, यहां हो गया CO 1 2 3, यहां हो गया CH2OH, यहां OH, यहां OH, ये H और यहां OH, H और ये H। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। तो कहानी के अंदर कीटोन भी हो सकता है, कहानी के अंदर एल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज शुगर है और कीटोन होगा तो कीटोन शुगर है। तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में एल्डिहाइड, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ में कीटोन। बस में आगे इसमें बोल रहा है केवल एल्डिहाइड, मतलब हम उसको तो समझा सकते हैं, इसको नहीं समझा सकते हैं। और चौथा OH के साथ एसिड, इसको हमको नहीं लेना है। तो कार्बोनिल जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ जाए, इसको लेकर आगे बढ़ना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जो दे रहा है द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर टू। ए ऑप्शन है अ मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज, दूसरा है इनएंसमर्स ऑफ ग्लूकोज, तीसरा है आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन C1, चौथा है आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन एट 1 and 4, मतलब C1 और C4 पे। चलिए ध्यान से देखिएगा। द टर्म एनोमर, बात किसकी कर रहा है? एनोमर। बस में आगे। तो ऐसे दो डायस्टेरियमर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल व्हिच डिफर एट ओनली वन कायरल कार्बन व्हिच वाज ओरिजिनली द कार्बोनिल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज एनोमर। मतलब कि अगर हमने ग्लूकोज लिया तो यहाँ CHO 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो गया OH, ये आपका OH, ये H, ये OH, यहाँ पे H, यहाँ हो गया OH H और ये H हमने ले लिया। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है? डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज, इसी डी ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, साथ में अल्कोहल है, तो यही वाला अल्कोहलिक ग्रुप इसके ऊपर अटैक करता है और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्रिएट होगी तो एक फॉर्म बनेगा अल्फा, दूसरा फॉर्म बनेगा बीटा। तो इसी के बेसिस पे दो स्ट्रक्चर बनते हैं। जब हम इस फर्स्ट कार्बन पर OH को नीचे कर देते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और जब फर्स्ट कार्बन पर OH को ऊपर कर देते हैं उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। बाकी सबको सेम होता है। तो यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, ये आपका OH, ये आपका CH2OH, यहाँ आपका OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये हो गया CH2OH। इसी कार्बन को एनोमरिक कार्बन बोलना है, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? नहीं। तो टू डायस्टेरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल which differ at only one chiral carbon, that carbon was originally the carbonyl carbon in open chain structure। पास में आगे। तो इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज को बोलना है एनोमर है। तो यहां बोल रहा है मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज,
तो डी ग्लूकोज कौन सा है, ये है, और इसी का मिरर इमेज ले लें, वो कौन सा होगा, एल ग्लूकोज, इसका मिक्सचर नहीं है। बस आगे दूसरा बोल रहा है इनेंसमर ऑफ ग्लूकोज, इनेंसमर ऑफ ग्लूकोज मतलब ये और इसका मिरर इमेज, उसकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर एट कॉन्फिगरेशन C1, इसी की बात वो कर रहा है, तो दैट मींस आंसर कौन सा है, सी। चौथा बोल रहा है कि आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट कार्बन 1 और 4, दो की बात कर रहा है, नहीं केवल एक की बात, जो कार्बोनिल कार्बन टॉप मोस्ट पे था, इसी में डिफरेंस की बात करनी है। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। ए ऑप्शन है ग्लूकोज सुक्रोज, बी ऑप्शन है ग्लूकोज फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है हेक्सेनॉल एसिटोफिनॉल, डी ऑप्शन है फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। चलिए ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, मतलब टॉलरेंस के द्वारा रिएक्शन होना चाहिए, तो कौन देगा, वो शुगर जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, या फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, या हेमी एसिटल लिंकेज मौजूद है, वो आपका फेलिंग के साथ, टॉलरेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। वो शुगर्स जिसमें केवल और केवल एसिटल लिंकेज होते हैं या कीटल लिंकेज होते हैं, वो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो जो टॉलरेंस के द्वारा रिएक्शन कर देते हैं उनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर है। क्या बोलना है, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर है। और जो टॉलरेंस के द्वारा रिएक्शन नहीं देते हैं उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसी को अलग तरीके से पूछ रहा है। तो रिड्यूसिंग मैंने क्या बोला, ऐसा जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड हो या फ्री कीटोन हो, या हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म मौजूद हो। तो अगर कहानी इस तरह की होगी तो सारे के सारे होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है, केवल और केवल जब कहानी के अंदर एसिटल लिंकेज होगा, ठीक है, या कीटल लिंकेज होगा, इस तरह के शुगर को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए चेक करते हैं। तो ग्लूकोज, तो अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो कहानी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और जब कहानी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये तो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर, ये आपका टॉलरेंस का साथ रिएक्शन देगा। लेकिन दूसरा बोल रहा है सुक्रोज, और जब सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा तो इसके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप को पहचानने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें कि इसके अंदर क्या है, तो एनालाइज करो। यहां पर इस कार्बन पे इधर भी UR इधर भी UR, मतलब एसिटल लिंकेज। इस पे देखो तो इधर भी UR इधर भी UR, दैट मींस एसिटल लिंकेज। तो ये आपका कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो इसको हटाओ। तीसरा क्या है, ग्लूकोज, ये तो कहानी ठीक था। और तीसरा है इसमें फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है क्या, CH2OH, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ आपका OH, ये आपका OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ये रिएक्शन देगा, तो ये भी रिएक्शन देगा, ये भी रिएक्शन देगा, दैट मींस यही हमारा आंसर है। सी बोल रहा है हेक्सेनॉल, तो 6 कार्बन का अल्कोहल, 6 कार्बन का अल्कोहल, 2 4 6, तो अल्कोहल टॉलरेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन क्या है कि बेंजीन है, और बेंजीन के साथ COCH3 है, ये भी आपका टॉलरेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। यहां बोल रहा है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज तो आपका देगा, लेकिन बोल रहा है सुक्रोज, इस सुक्रोज आपका नहीं देगा। अब देख चुके हो, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा कि टॉलरेंस के द्वारा रिएक्शन देना मतलब रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात कर रहा है। तो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, कहानी के अंदर हेमी एसिटल हो, ये तो रिएक्शन देते हैं। लेकिन अगर आपका एसिटल है या कीटल है, ये रिएक्शन नहीं देते हैं। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द 2 फॉर्म्स ऑफ D-glucopyranose obtained from solution of D-glucose are known as। ए ऑप्शन है इपिमर, बी ऑप्शन है एनोमर, सी ऑप्शन है इनेंसमर्स, और डी ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए ध्यान से देखिएगा। 2 forms of D-glucopyranose, ग्लूकोपायरेनोज मतलब ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग हमको चाहिए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज, किससे आया है, डी ग्लूकोज। तो अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे दिखेगा, ये CHO है, 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ये H और यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ये क्या बन गया, डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज बन गया।
अब इसी डी ग्लूकोज में इसी OH का यहाँ पे अटैक कराओगे और इसी कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री क्रिएट होगी, तो उसी के बेस से दो स्ट्रक्चर बनेंगे। और दो स्ट्रक्चर बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे? एक केस में हम OH को ऐसे नीचे लिखने वाले हैं और एक केस में हम इसी OH को ऊपर लिखने वाले हैं, ऐसे बनाने वाले हैं। और बाकी सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, तो सेम है तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और ये CH2OH, ये बन गया। और इसी कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर जो कार्बोनिल कार्बन था, OH कभी नीचे है, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और इसी कार्बन OH अगर कभी ऊपर हो तो नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो यही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं, क्योंकि दोनों OH यहाँ नीचे, यहाँ एक ऊपर एक नीचे, दैट मींस एक्सेस एक ट्रांस वाला फॉर्म है। सोचिएगा, तो जब इससे ट्रांस वाला फॉर्म है, इनएंसवर नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं होगा, और जब मिरर इमेज नहीं होगा तो क्या होगा? डायस्टेरियमर्स। तो डेफिनेशन क्या है कि टू डायस्टेरियमर्स of same sugar molecule which differ at one chiral carbon which was originally the carbonyl carbon in the open chain are called as, क्या बोलना है? एनोमर है। तो पहला डेफिनेशन दे रहा है इपिमर, नहीं सोचना है एनोमर, सोचना है इनएंसमर, चूंकि मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, ये डायस्टेरियमर है, इनएंसमर नहीं है, नहीं सोचना है। और ज्योमेट्रिकल आइसमस, ज्योमेट्रिकल आइसमस में नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि कहानी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में एक नया टर्म सुगर्स में जोड़ चुके हो, वो जोड़ चुके हैं एनोमर, तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। अब इपिमर की बात क्यों करेंगे, ये क्यों नहीं करेंगे इनडायरेक्टली? तो इपिमर होता है कि जब दो अलग अलग सुगर्स जिसमें एक ही कार्बन अंतर होता हो तो उसको इपिमर बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज और मैनोज, इसको बोलना क्या है? C2 इपिमर है। लेकिन सेम मॉलिक्यूल से अगर डेराइव्ड है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो इसको जो नाम देना है वो क्या बोलना है? एनोमर है। पास में आ गई। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण स्पेस में अंतर, और रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण तो हो नहीं रहा है। बस में आ गई। तो ये इसके ऊपर अटैक करने से हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा वर्ड हमको क्या बोलना है? एनोमर है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड विल नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएक्शन, इनमें से कौन सा है जो टॉलरेंस के द्वारा रिएक्शन नहीं देगा? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं देगा मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछ रहा है, देगा मतलब रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछ रहा है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ऐसे शुगर्स जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड मौजूद हो या फ्री कीटोन्स मौजूद हो, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो ओपन चेन में चलते हैं, या कहानी के अंदर हेमी एसिटल लिंकेज मौजूद हो या हेमी कीटल लिंकेज मौजूद हो, इनको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जब हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं तो कहानी के अंदर हमें केवल और केवल क्या सोचना है? एसिटल लिंकेज या कीटल लिंकेज। अगर केवल ईथर लिंकेज या एसिटल लिंकेज दिखाई दे रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग। तो ही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड विल नॉट रिड्यूस, तो नॉट रिड्यूस मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब एसिटल केवल होना चाहिए। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इधर OR इधर OR, ये आपका एसिटल है। लेकिन इधर देखो, इधर OH इधर OR, तो ये जो पर्टिकुलर आया HROHOR, तो ये आपका हेमी एसिटल है। और जब ये हेमी एसिटल है तो इसका मतलब ये कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन इसको देखो तो इधर OR इधर OR मतलब एसिटल, इधर देखो तो यहाँ OH तो है, इधर आपका OR नहीं है, मतलब कहानी में नहीं सोचना है, इधर सोचो, इधर OR, ये भी कौन सा है? एसिटल है। दैट मीन्स ये कौन सा है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो P रिड्यूसिंग शुगर है और Q नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग चाहिए तो ओनली P गलत, ओनली Q सही, बोथ P एंड Q गलत, D नन, भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि ऐसा शुगर जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन हो, या हेमी एसिटल हो, रिड्यूसिंग होता है, और ऐसा जिसमें केवल और केवल एसिटल या कीटल हो, ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ऑल मोनोसैकेराइड्स आगे डैश टॉलरेंस रिएक्शन, मतलब क्या वो ऑक्सीडाइज करते हैं? ऑल मोनोसैकेराइड ऑक्सीडाइजेस टॉलरेंस रिएक्शन, या ऑल मोनोसैकेराइड कंडेंसेस विद टॉलरेंस रिएक्शन, ऑल मोनोसैकेराइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएक्शन, या ऑल मोनोसैकेराइड्स ऐड टू टॉलरेंस रिएक्शन? क्या होता है? अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएक्शन।
मतलब सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट होता है, उसका ऑल मोनोसैकेराइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, उनका रिडक्शन करता है। और जब उनका रिडक्शन करता है तो टॉलरेंस क्या करता है, उस शुगर का ऑक्सीडेशन करता है। और शुगर का ऑक्सीडेशन करता है तो जैसे हम ग्लूकोज ले लें, यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दें तो यहाँ आपका CH2OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, ये H, यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, ये H और ये H, ये है क्या, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज है। इसी डी ग्लूकोज के ऊपर अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट डाल दूं, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दूं तो होगा क्या, इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसी ऑक्सीडेशन होकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और बाकी सबको सेम रखना है, तो बाकी सबको सेम रखना है तो कहानी के अंदर जो किरदार आने वाला है वो किरदार कुछ इस तरीके का आने वाला है। मतलब टॉलरेंस रिएजेंट शुगर का तो ऑक्सीडेशन कर देगा और ये खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि ऑल मोनोसैकेराइड रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। बस में आगे तो फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग शुगर S, X एंड Y is। X ये है, Y ये है, और दे रहा है X इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें दे रहा है X इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड Y इज रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ दे रहा है द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा अल्फा रिस्पेक्टिवली एंड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर बीटा अल्फा रिस्पेक्टिवली। चलिए यहाँ से लिखिएगा, पहले एक टर्म आ रहा है रिड्यूसिंग शुगर, आ रहा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसको दिमाग में बैठाइए। तो ऐसा शुगर जो टॉलरेंस के द्वारा रिएक्शन दे दे वो सब रिड्यूसिंग होते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ऐसा शुगर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो, ऐसा शुगर जो आपका हेमी एसिटल रखा हुआ हो या हेमी कीटल रखा हुआ हो, ये कहानी कौन सी है, ये कहानी है रिड्यूसिंग शुगर्स की। ऐसा जो केवल और केवल एसिटल लिंकेज को रखा हो, OR या HAR या कीटल लिंकेज को रखा हो, तो इस तरह के शुगर को क्या बोलना है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देख लेते हैं, अगर इधर देखा जाए तो इधर OR है, इधर आपका OR है, दैट मींस ये एसिटल लिंकेज। इधर देखा जाए इधर OR है, इधर भी OR है, दैट मींस ये भी क्या है, एसिटल। तो यहाँ भी एसिटल, यहाँ भी एसिटल, तो केवल एसिटल लिंकेज है, तो ये आपका कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें देखो तो इसमें देखो इधर OR है, इधर OR है, दैट इज एसिटल लिंकेज है। लेकिन ध्यान से इसको देखो तो इधर OH है, इधर OR है, तो दैट मींस यहाँ कहानी के अंदर हेमी एसिटल आ गया है, और जो हेमी एसिटल आ गया तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहां बोल रहा है X इज रिड्यूसिंग शुगर, ये गलत है। यहां बोल रहा है X इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सही है, एंड Y इज रिड्यूसिंग शुगर, सही है, दैट मींस हमारा ये सही है। X क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, Y क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। अब जब इधर आ जाते हैं, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ये एसिटल लिंकेज होती है, तो एसिटल लिंकेज शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां बोल रहा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा अल्फा। अल्फा मतलब एनोमेरिक कार्बन पे अगर कभी आपका OH ऊपर हो जाए तो बीटा, और एनोमेरिक कार्बन OH कभी नीचे हो जाए अल्फा। और जब बॉन्ड बनेगा तो ऊपर दिखेगा तो बीटा, नीचे दिखेगा तो अल्फा। अब जरा इधर आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एनोमेरिक कार्बन में देखूं तो यहाँ एनोमेरिक कार्बन OH आपका नीचे होता तो अल्फा है, एनोमेरिक कार्बन OH अगर ऊपर होता तो बीटा है। तो ही अगर आपस में रिएक्शन कर रहा है और नीचे दिखा रहा है तो फॉर्म कौन सा है, अल्फा है। और यहाँ एनोमेरिक कार्बन देखा जाए तो O ऊपर है, तो दैट मींस फॉर्म कौन सा है, बीटा है। तो एक के कनेक्शन में अल्फा की बात हो रही है और एक कनेक्शन में बीटा की बात हो रही है, इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ करेक्ट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज X एंड Y आर अल्फा अल्फा, गलत है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज X एंड Y आर बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, जबकि यहाँ क्या है, अल्फा, और यहाँ क्या है, बीटा, दैट सी भी गलत है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जो एनोमेरिक कार्बन पर, जैसे डी ग्लूकोज की बात कर लें तो डी ग्लूकोज में अगर फर्स्ट कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन होता है तो इसी पे OH कभी नीचे हो जाए तो नाम क्या देना है, अल्फा। और जो एनोमेरिक कार्बन पे OH यही ऊपर हो जाए तो नाम क्या देना है, बीटा। बाकी सारी कहानियां सेम होती हैं, यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, यहाँ CH2OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, OH लगा दो, OH लगा दो, और यहाँ CH2OH लगा दो। पास में आ गई। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर रखो कि एनोमेरिक कार्बन O नीचे मतलब अल्फा, एनोमेरिक कार्बन ऊपर OH मतलब बीटा, वहीं से कनेक्शन होगा। कनेक्शन बेसिस में आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने वाली है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। गुड।
आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है ग्लूकोज गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रिएक्शन ग्लूकोज विद फेलिंग सॉल्यूशन गिव क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, इसी के बेसिस पे कि अगर पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा भी सही है और स्टेटमेंट 2 पहले का एक्सप्लेनेशन है तो पहला देखना है, पहला सही है दूसरा सही है, और स्टेटमेंट 2 अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो दूसरा सोचना है, पहला सही है दूसरा गलत है, और यहाँ पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए सोचते हैं। ग्लूकोज गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन है। तो जब ग्लूकोज का फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होगा तो होगा क्या, समझो। यहाँ आपका OH है, ये आपका OH है, ये OH, ये H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, ये H और ये H, ये है क्या, ये आपका डी ग्लूकोज है, और इसी डी ग्लूकोज का फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। तो फेलिंग सॉल्यूशन इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और अगर उसका ऑक्सीडेशन कर देता है तो ऊपर वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और नीचे सबको सेम रहते हैं। और नीचे अगर सब कुछ सेम कर दें तो हमें जो मिलने वाला है वो कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है, बस में आगे। और साथ में फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर का क्या करता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है तो इसका क्या करता है, ये आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड ना बनाकर ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। और जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है इनडायरेक्टली कॉपर यहाँ 1+ में है, लेकिन यहाँ कॉपर बोल रहा है +2 में है, तो 2 में नहीं सोचना है 1 में सोचना है, बस में आगे। और जो 1 में सोचना है तो दैट मींस ये गलत है और ये सही है, बस में आगे। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड ही है, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड ही है, तो ये तो सही है, लेकिन ट्विस्ट क्या था, Cu2O2 ना कि CuO, याद रहेगा। तो दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, तो आंसर कौन सा लेना है, सी। ध्यान रखिएगा कि अगर कभी इसी का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो इसका भी एसिड में कन्वर्जन होगा और इसका भी एसिड में कन्वर्जन होगा, और जो ऊपर नीचे दोनों ही एसिड होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकेरिक एसिड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एसिड और इधर 1 2 3 4 यहाँ आपका COH, यहाँ OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H और ये H ऐसे बना हुआ है, तो इसको तो बोलते हैं ग्लूकेनिक एसिड, और इसको बोलते हैं ग्लूकेरिक एसिड, ग्लूकेरिक एसिड। तो रिक आ जाए तो दोनों तरफ, और निक आ जाए तो इसका तो केवल एक तरफ। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एक्सेस फिनिल हाइड्राजीन एंड फॉर्म्स, पहला ओसाजोन, दूसरा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, तीसरा सेमी कार्बाजोन और चौथा सॉर्बिटॉल। चलिए ध्यान से लिखिएगा, ग्लूकोज रिएक्ट विद, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो, ये हो गया CHO 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, ये H और यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ हो गया OH, ये H और ये H, ऐसा बना दिया। इसी को आपने बोला क्या है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है। इसी डी ग्लूकोज का एक्सेस फिनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, तो एक्सेस में फिनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन है, तो होगा क्या, फिनिल हाइड्राजीन इसके ऊपर तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ इसका भी हाइड्रोजन को निकाल देता है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, और यहां से एक अमोनिया और एक आपका एनिलीन निकल गया। तो जब कहानी के अंदर एक अमोनिया निकल गया, कहानी के अंदर एक एनिलीन निकल गया, और कहानी के अंदर यहां भी C+O बन गया, और जो C+O बन गया तो आपको मालूम है कि जो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जो NH2G के साथ होता है तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहां से भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा और यहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा, और जो दोनों जगहों पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना दिया तो हमें जो कंपाउंड मिला वो कंपाउंड कैसे मिला, वो कंपाउंड कुछ ऐसा मिला। यहाँ आपका pH और बाकी सबको सेम रखिए, तो बाकी जो सेम रखोगे तो यहाँ OH 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 H OH H और H ऐसा बन गया, और इस कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, ओसाजोन। तो ग्लूकोज के ऊपर जब फिनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाना है, ओसाजोन। तो ए ऑप्शन बोल रहा है ओसाजोन सही है, बी ऑप्शन बोल रहा है ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन, मतलब केवल इसी पर रिएक्शन कर रहा है, नहीं सोचना है। और बोल रहा है सेमी कार्बाजोन, ये भी नहीं सोचना है। सेमी कार्बाजोन कब होगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन सेमी कार्बाजीन से कराओगे, सेमी कार्बाजीन ये मॉलिक्यूल इससे कराओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेमी कार्बाजोन।
और सॉर्बिटॉल भी नहीं सोचना है, सॉर्बिटॉल इसका रिडक्शन से बनेगा, यहाँ पे जो CH2OH हो जाएगा और बाकी सबको सेम रहेंगे, उसको सॉर्बिटॉल बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि ग्लूकोज का, मैनोज का, फ्रक्टोज का ओसाजोन सेम बनता है। मतलब मैनोज क्या होगा, यहीं पे OH इधर हो जाए, H इधर हो जाए, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री गायब होने वाली है, ऐसे बनने वाला है, तो भी सेम देने वाला है। फ्रक्टोज में क्या है, यहाँ CH2OH है और यहाँ C11O है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाता है, C11O बन जाता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी सेम। तो याद क्या रखना है, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज तीनों से बनने वाला कंपाउंड ओसाजोन सेम होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है सेलुलोज अपॉन एसिटाइलेशन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिटिक गिव्स सेलुलोज ट्राइएसिटेट व्हिच स्ट्रक्चर इज। तो बड़ा सा स्ट्रक्चर देखकर डरिएगा नहीं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि सेलुलोज ट्राइएसिटेट, सोचिए तो सेलुलोज बनता कैसे है। सेलुलोज बनता है कि बीटा डी ग्लूकोज जब दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और इसी का जब पॉलीमर बनाओगे, ये पॉलीमर कौन सा है, सेलुलोज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब बीटा डी ग्लूकोज की बात हो रही है तो एनोमेरिक कार्बन पे जो OH होगा वो कहां होगा, ऊपर। और जो एनोमेरिक कार्बन OH ऊपर होगा तो बीटा डी ग्लूकोज है, और एनोमेरिक कार्बन में जो OH नीचे होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज है, और उसी का रिएक्शन करना है। तो ये जो आपका एनोमेरिक कार्बन है, इसमें ध्यान से देखो O ऊपर है, तो दैट मींस फॉर्म कौन सा है, बीटा। इधर आ जाओ, इसमें देखो एनोमेरिक कार्बन O ऊपर है, फॉर्म कौन सा है, बीटा। लेकिन यहां ध्यान से देखो तो एनोमेरिक कार्बन O कहां है, नीचे, ये फॉर्म कौन सा है, अल्फा। यहां ध्यान से देखो तो एनोमेरिक कार्बन O कहां है, नीचे, दैट C है अल्फा। तो दैट C तो क्लियर हो गया कि C और D नहीं है कौन सा, A और B में कोई ना कोई है। अब ध्यान से देखिए, तो एक यूनिट बनाओगे तो एक यूनिट यही तो बनेगी, मतलब एक यूनिट अगर यही बनेगी, एक यूनिट अगर यही बनेगी, और दोनों में अंतर क्या किया है, पहले अंतर किया कि है एसाइलेशन को केवल यहां और यहां करा रखा है, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, एसाइलेशन को एक जगह यहां करा रखा है, एक बार यहां करा रखा है, एक बार यहां करा रखा है। यही कहानी का ट्विस्ट है कि क्या एक एक को पकड़ें या इसके अंदर जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इन तीनों को पकड़ें। तो जो एक यूनिट आपने लिया है और एक यूनिट के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराया, तो जितने भी OH होते हैं वो सारे OAC में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर कहानी के अंदर अल्कोहल है और इसका रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो तो यहां से होगा क्या, यहां से यही तो आपका एसिड निकल जाएगी, और जो एसिड निकल जाएगी तो ROAC ये बन जाएगा। तो जो कहानी के अंदर 3 OH है, यहां भी OH है, यहां भी OH है, यहां भी OH है, तो तीनों जगहों पर रिएक्शन होगा, और तीनों जगहों पर रिएक्शन होकर एक यहां OAC, एक यहां OAC, एक यहां OAC, इसी का स्केलेटन बार बार रिपीट करेगा, यही तो बनेगा। और इसी का स्केलेटन बार बार रिपीट करेगा तो दैट मींस ये हमारा आंसर है। ऐसा नहीं है कि 3 यूनिट दिखा दिया तो एक बार रिएक्शन यहां करना है, एक बार यहां करना है, एक बार यहां करना है। यही आपका एक स्केलेटन जो है यही बार बार पॉलीमराइज कर रहा है। और जो एक स्केलेटन बार बार पॉलीमराइज कर रहा है, किसका कर रहा है, बीटा डी ग्लूकोज का। यही बीटा डी ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है जो बार बार पॉलीमराइज करते हुए ये आपका सेलुलोज बना रहा है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। तो बड़े से स्ट्रक्चर को देखकर डरिए नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को करते हो तो बड़े आराम से लगा लोगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा ना? गुड।